गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू ओनली सीबीएसई। तो कल जो है हम ये चैप्टर कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन, जो कि क्लास 9 का चैप्टर 2 है। तो इसी के अंदर जो है ये पार्ट 2 बनेगा हमारा, और इसी चैप्टर के जो है हम आगे लेके चलेंगे। जो पार्ट हमारा बचा है इस चैप्टर के अंदर हमारा, इस पार्ट के अंदर जो है हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर अभी आगे चलते हैं। ये जो पूरा पार्ट है साउथ अफ्रीका के बारे में हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। प्लेलिस्ट बना दी है, उसके अंदर वीडियो एडेड है, आप जाके वहां पे देख सकते हैं। साथ ही साथ बाकी सब्जेक्ट्स की भी जो है पीडीएफ बनी हुई है। तो आप चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को हिट कर दो, ताकि टाइम टू टाइम आपको वीडियोस मिलते रहें। ये सारा पार्ट जो है हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, आप जाके देख सकते हैं। तो आज जो है हमें स्टार्ट करना है यहाँ से, मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना? 1928 में मोतीलाल नेहरू और 8 अदर कांग्रेस मेंबर्स थे, उन्होंने मिलके एक हमारे पास जो है कॉन्स्टिट्यूशन का एक ओवरव्यू सा तैयार किया, एक ड्राफ्ट तैयार किया। यानी कि ड्राफ्ट क्या होता है? ड्राफ्ट जैसे आप इंस्टाग्राम वगैरह पे आजकल बना रहे हो, तो वो जो है बन के सेव हो जाता है ना। अगर आप उसको पोस्ट नहीं करते तो वो सेव हो जाता है ना, उसको हम ड्राफ्ट बोल देते हैं। ठीक है। यानी कि फॉर्मलाइज नहीं हुआ, बनाया नहीं, मतलब ऐड नहीं किया गया एज एन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, बट एक ड्राफ्ट जो है प्रिपेयर किया गया मोतीलाल नेहरू और 8 अदर कांग्रेस मेंबर्स के द्वारा 1928 में। उसके बाद 1931 के अंदर जो है एक बैठक हुई कराची के अंदर, कराची सेशन जिसको नाम बोलते हैं, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक सेशन था, जो कि इंडिपेंडेंट इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन कैसा दिखना चाहिए। तो फिर उसके ऊपर जो है बात हुई 1931 के अंदर। उसके बाद जो है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कि जो है दोनों डॉक्यूमेंट्स के अंदर, 1928 वाले के अंदर भी और 1931 वाले के अंदर भी, किन चीजों की बातें थी दोनों के अंदर? वो था यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, राइट टू फ्रीडम एंड इक्वालिटी, एंड टू प्रोटेक्ट राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज। ये सभी जो है बात की गई थी हमारे पास दोनों ही सेशंस के अंदर, या तो वो मोतीलाल नेहरू वाली बात हो या फिर कराची सेशन वाली बात हो 1931 के। ओके। तो फिर क्या हुआ? ये जो है दोनों चीजें इंप्लीमेंट तो नहीं हो पाई, बट हमारे जो निर्माता थे कॉन्स्टिट्यूशन के, उन लोगों को एक ब्रीफ आइडिया था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है कैसा दिखना चाहिए। और जो है हम ऑलरेडी ब्रिटिशर्स के अंडर जो है हम ऑलरेडी काम कर रहे थे, तो हमें एक समझ थी इंस्टीट्यूशन को कैसे चलाना है, इस चीज को। तो फिर इसीलिए वो समझ होने के कारण ही हमने 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से बहुत ज्यादा प्रोसीजर जो है हमने अडॉप्ट कर रखे हैं। तो फिर अगर कोई पूछे कि ज्यादा प्रोसीजर, सबसे ज्यादा पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमने कहाँ से लिया है, वो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया है। इसके बाद जो है हम बात करेंगे, इसके बाद जो है हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में। जब हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में बात करते हैं, तो हमारे पास डेट जो आती है वो है जुलाई 1946, जिसके अंदर जो है हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए इलेक्शंस हुए थे। इलेक्शंस टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है हमारे पास जुलाई 1946 के अंदर हुए। फर्स्ट मीटिंग जो है वो हुई दिसंबर 1946 के अंदर। दिसंबर 1946 के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फर्स्ट मीटिंग हुई। हालांकि इस टाइम पे हमारा इंडिया और पाकिस्तान जो है वो डिवाइडेड नहीं था, बट सून आफ्टर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनने की हमारे जो है डिवीजन पार्टीशन हो गया इंडिया और पाकिस्तान के अंदर। तो हालांकि जाहिर बात है ये कि जो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड हो गई। आधी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो गई पाकिस्तान की तरफ, और आधी आई इंडिया की तरफ। पाकिस्तान वाली साइड पे हमारे पास मोहम्मद बिन जिन्ना ने जो है उस पार्टी को, जो उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को जो है लीड किया, और हमारे पास जो है जवाहरलाल नेहरू जी ने इस पार्टी को लीड किया। तो फिर कॉन्स्टिट्यूएंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाते टाइम 299 मेंबर हमारी वाली साइड पे थे। 299 मेंबर जो है हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है इन लोगों ने बनाई। इसके बाद जो है दी असेंबली अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन जो अडॉप्ट हुआ है वो 26 नवंबर 1949 को हुआ है, और जो इफेक्ट में आया है वो 26 जनवरी 1950 को आया है। तो ये दोनों डेट जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और दोनों डेट जो है याद रखनी है। ये अडॉप्ट कब हुआ? 26 नवंबर 1949 के अंदर, और इफेक्ट में कब आया? 26 जनवरी 1950 के अंदर।
तो फिर जनवरी 26 को जो है हमारे पास रिपब्लिक डे परेड जो है हम हर साल जो है करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है हमारा, being a constituent, having a constitution in our India and being a democratic country. तो उस टाइम पे जो है हमारे पास कोई यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं हुआ कि भाई हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनानी है तो फिर वोटिंग करवाओ, हर हर बंदा वोट डालेगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। नो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एट दैट टाइम, है ना। कोई वोटिंग नहीं हुई हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसको इलेक्ट करने की। हालांकि हुआ कैसे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है डायरेक्ट चूज की ही नहीं जा सकती थी। हुआ कैसे, वो प्रोविजनल प्रोविंशियल सॉरी प्रोविंशियल लेजिस्लेचर जो कि ऑलरेडी बने हुए थे, उनसे जो है एग्जिस्टिंग मेंबर्स जो हमारे थे वही आए और उन्होंने ही जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई, है ना। और ये प्रोविंशियल लेजिस्लेचर क्या था, जब ब्रिटिशर्स के टाइम पे स्टेट्स के अंदर जो है हमारे पास लेजिस्लेचर होता था, जैसे कि आज पे स्टेट लेजिस्लेचर हम बोलते हैं उसको, कि उस टाइम पे प्रोविंशियल लेजिस्लेचर होता था, उन्हीं के मेंबर जो है आगे आए और उन्होंने जो है मिलके एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई। अगर हो सकता है कि अगर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज किया भी जाता, वोटिंग करवाई भी जाती, तो ज्यादा फर्क नहीं होना था जो उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी या फिर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के थ्रू जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनती, उन दोनों के बीच में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं मिलता। अब जो है हमारे पास जो असेंबली बनी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा अलग अलग डिफरेंट लैंग्वेज के ग्रुप थे, कास्ट थी, क्लासेस थी, रिलीजन थे, ऑक्यूपेशन थे, अलग अलग जगह से लोग जो है आए। ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कौन था, वो थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी, जिन्होंने रिजर्वेशन का प्रोविजन भी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है डलवाया था। गांधी जी से थोड़ी सी बहस हुई उनकी इस बारे में, और उन्होंने जो है रिजर्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो इंट्रोड्यूस किया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। उसके बाद एक मेन पॉइंट, लगभग 2000 अमेंडमेंट। अमेंडमेंट क्या होता है, अमेंडमेंट होता है बदलाव, है ना। अभी कोई चीज बना रहे हैं तो उसके अंदर कोई कुछ चीजों से बाकी जो मेंबर हैं वो सहमत नहीं है उस डिसीजन से, तो फिर क्या होता है, तो उसे बार बार जो है चेंज करना पड़ता है ना। उसके अंदर अमेंडमेंट लाई जाती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन की भाषा में अगर पॉलिटी पॉलिटी की भाषा में अगर मैं बोलूँ तो वर्ड जो है हम अमेंडमेंट यूज करते हैं, और आपको जो है पेपर के अंदर भी वर्ड अमेंडमेंट ही यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 2000 के आसपास की जो है अमेंडमेंट लाई गई, और आज तक जब से कॉन्स्टिट्यूशन बना है कितनी अमेंडमेंट हुई है, आज तक 114 अमेंडमेंट हुई है। उस टाइम पे 2000 अमेंडमेंट हुई, और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो लगभग लगभग 114 डेज स्प्रेड ओवर 3 इयर्स, यानी कि 3 साल के अंदर जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, पूरे 3 साल। इस लाइन का क्या मतलब है, 114 डेज स्प्रेड ओवर 3 इयर्स, इट डज मीन कि 114 दिन तक हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठी, जो हमारा जो पार्लियामेंट है उसके अंदर बैठे वो लोग। जैसे हम आज के टाइम पे डिस्कस करते हैं कि हमारा जो पार्लियामेंट है उसके अंदर बैठक होती है, 3 सेशन होते हैं, है ना। कुछ कुछ दिनों के 3 सेशन होते हैं। ऐसा तो है नहीं कि एक पूरे साल की 5 साल के अंदर पूरे 5 साल उसको डेज काउंट कर लें, ऐसा नहीं होता, है ना। उसमें हम डेज अगर काउंट करें तो वो 114 डेज थे। ऑल्दो अगर आपको प्रिसाइज चेक करना है आप गूगल कर सकते हैं, कुछ 2 इयर्स 11 मंथ्स और 14 डेज के आसपास जो है आपको मिलेगा, बट बैठक जो है 114 डेज के आसपास की ही हुई। एवरी डॉक्यूमेंट, जो भी डॉक्यूमेंट वहां पे दिखाए गए उनको जो है रिकॉर्ड किया गया है, प्रिजर्व किया गया है, और उसको जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स के नाम से वो चीज जो है प्रिंटेड है 12 बल्कि वॉल्यूम्स के अंदर, और वो जो है आज भी प्रिजर्व है। आप उसको जो है इंटरनेट पे चेक कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स करके आपको एक फाइल मिल जाएगी जिसके अंदर 12 बल्कि वॉल्यूम्स हैं, है ना, मोटी मोटी वॉल्यूम्स हैं 12, और उसको जो है अगर आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। उसके अंदर सारी डिबेट जो है मेंशन। इसके बाद ये जो है हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, प्रियम्बल, हमारा प्रियम्बल जो है एक प्रीफेस की तरह काम करता है। एक बुक का जैसे प्रीफेस होता है वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है प्रियम्बल जो है एक प्रीफेस का काम करता है। इसके अंदर कुछ वर्ड्स हैं जो भी हाईलाइटेड आपको दिख रहा है, इनके बारे में जो है हम डिस्कस करेंगे। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure
टू ऑल इट्स सिटीजन जस्टिस, जस्टिस किस चीज का, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, इक्वालिटी, इक्वालिटी किस चीज की, स्टेटस की, अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी की टू प्रमोट अमंग देम ऑल, फ्रेटर्निटी, डिग्निटी एंड इंडिविजुअल, है ना, फ्रेटर्निटी जो ब्रदरहुड होता है हमारा, ठीक है। तो ये जो है सारे वर्ड जो है हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। अब इसके अंदर एक और पॉइंट, आज तक जो है एक बारी अमेंड हुआ है, जो कि 42nd अमेंडमेंट के थ्रू जो है हमारा प्रियम्बल जो है अमेंड हुआ है। बिल्कुल याद रखना है आपको, कौन सी अमेंडमेंट जो है प्रियम्बल को अमेंड करती है, वो है 42nd अमेंडमेंट। प्राइम मिनिस्टर कौन था उस टाइम पे, इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थी। और इसके थ्रू जो है हमारे पास कुछ वर्ड जो है इंट्रोड्यूस किए गए हैं, उनके बारे में जो है हम अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसे जैसे वर्ड जो है हमारे पास सोशलिस्ट वर्ड जो है बाद में, सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड जो है ये दोनों जो है बाद में जो है इंट्रोड्यूस किए गए, है ना। और यूनिटी वर्ड जो है, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी जो है, ये वर्ड भी जो है हमारे पास बाद में इंट्रोड्यूस किए गए, ठीक है। अभी जो है वर्ड्स को जो है डिस्कस करेंगे हम। वी द पीपल ऑफ इंडिया, अच्छा, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एम्पावर कहाँ से होता है, उसको पावर कहाँ से मिल रही है, वो हमसे मिल रही है। वी द पीपल ऑफ इंडिया डू एम्पावर द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि इन्होंने क्या लिखा है हमारे लिए, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन ड्रॉन अप एंड इनेक्टेड बाय द पीपल थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स एंड नॉट हैंडेड डाउन टू देम बाय अ किंग और एनी आउटसाइड पावर्स, है ना। तो हमारे लिए है, हमने ही उन्हें पावर दी है, और किसी किंग वगैरह के थ्रू जो है उन्हें पावर नहीं मिली, या फिर कोई फॉरेन पावर जो है आके हमारे ऊपर रूल नहीं कर रही, उन्होंने कोई पावर हमें नहीं प्रोवाइड कर रखी। पावर किसके पास है, वी द पीपल ऑफ इंडिया के पास है। यहाँ से जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पावर एम्पावर होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास वर्ड आता है सोवरन। सोवरन का मतलब ये है कि कोई और कंट्री जो है हम पे रूल नहीं करती, हम जो है खुद जो है हमारी कंट्री के अंदर डिक्टेट करते हैं चीजों को, लॉ जो है खुद बनाते हैं, कोई और कंट्री हमारे ऊपर नहीं चलती है यहाँ पे। इसके बाद हमारे पास बारी आती है सोशलिस्ट की। सोशलिस्ट के अंदर हमारे पास, जैसे हमने हिस्ट्री के अंदर भी पढ़ रहे हैं सोशलिज्म के बारे में, बट यहाँ का इंडिया का सोशलिज्म थोड़ा सा अलग है। इंडिया के अंदर थोड़ा सा ओपन है हमारा सोशलिज्म। सोशलिस्ट, बीइंग अ सोशलिस्ट से हमारा मतलब ये है कि जो हमारे गवर्नमेंट है वो कुछ चीजों को जो है अपने इख्तियार में ले, और कुछ इंडस्ट्रीज वगैरह को अपने इख्तियार में ले, अपने अंडर ले, और उसके थ्रू जो है हमें एम्प्लॉयमेंट जो है प्रोवाइड करे, और कंट्री के अंदर इक्वालिटी प्रोवाइड करना, अपॉर्चुनिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना, ये भी गवर्नमेंट का काम है। इस वर्ड से हम समझते हैं ये चीज सोशलिस्ट से, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास आती है सेक्युलर की बारी, की कोई रिलीजन हमारा कंट्री का रिलीजन नहीं है। जैसे कि अगर हम पाकिस्तान की बात करें, तो पाकिस्तान हम अपने आप को इस्लामिक स्टेट बोलता है, हम ऐसा नहीं बोलते, हम एक सेक्युलर स्टेट है। यानी कि किसी एक रिलीजन को जो है जो हमारे पास प्राथमिकता है ना, कि भाई एक रिलीजन फर्स्ट, कि भाई ये ही जो है हमारा रिलीजन है, ऐसा नहीं कहा जाएगा। हमारे कंट्री के अंदर जो है सभी रिलीजन को इक्वली रिस्पेक्ट दी जाती है, इधर इट बी हिंदू, मुस्लिम, सिख और क्रिश्चियन, है ना। तो सेक्युलर है हमारी कंट्री। इसके बाद हमारे पास बारी आती है डेमोक्रेटिक की। डेमोक्रेटिक से हमारा क्या मतलब है, जैसे कि हम फर्स्ट चैप्टर के अंदर ऑलरेडी डेमोक्रेसी के बारे में जो है पढ़ चुके हैं। पीपल जो है इक्वल पॉलिटिकल राइट्स एंजॉय करते हैं, यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइज है, और यहाँ से हम जो है हमारे रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं। फिर जो है हमारे पास बारी आती है रिपब्लिक की। रिपब्लिक का मतलब है कि हेड ऑफ द स्टेट जो है इलेक्ट होगा, कोई हेरिडिटरी पोजीशन नहीं होगी। जैसा कि हम जानते हैं प्रेसिडेंट के जो है इलेक्शंस हमारी कंट्री में होते हैं, बट ब्रिटेन के अंदर जो है प्रेसिडेंट का इलेक्शन नहीं होता। वहां पे आज भी राजा महाराजाओं का जो है शासन चलता है। वहां पे जो है आज भी किंग चार्ल्स जो है किंग है, वो वहां के प्रेसिडेंट माने जाते हैं। बट इंडिया के अंदर प्रेसिडेंट जो अभी फिलहाल पे श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं, वो ही जो है हमारे पास प्रेसिडेंट है, और वो इलेक्टेड है ना। फिर इसके बाद हमारे पास वर्ड आते हैं जस्टिस। जस्टिस से तो आप समझ ही गए होंगे, सोशल इनइक्वालिटीज को जो है रिमूव करना है ना। और अलग अलग टाइप का डिस्कस, जो कि हम यहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस जो है हमें मिलना चाहिए। इसके अलावा लिबर्टी, लिबर्टी मतलब आजादी मिलनी चाहिए। किस चीज की आजादी मिलनी चाहिए, एक्सप्रेशन की, बिलीफ की, फेथ एंड वर्शिप की,
ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इक्वालिटी, इक्वालिटी का मतलब आपको पता है। फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी का मतलब ब्रदरहुड होता है। यहाँ पे हमारे पास लिखा है ऑल ऑफ अस शुड बिहेव एज इफ वी आर मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली, है ना, सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं, ऐसा ऐसा हमें मानना चाहिए। और यहाँ पे जो है हमारे पास दोनों वर्ड जो है दिए हुए हैं, सोशलिस्ट एंड सेक्युलर, और भी दो वर्ड जो हमने यूनिटी एंड इंटीग्रिटी यहाँ पे डिस्कस किया, ये दो वर्ड भी जो है हमारे 42nd अमेंडमेंट से ही इंट्रोड्यूस हुए। बट एनसीईआरटी के अंदर सोशलिस्ट एंड सेक्युलर के बारे में ही बात की गई है, बाकी दो वर्ड जो है उनके बारे में बात नहीं की गई। और 42nd अमेंडमेंट कौन से ईयर में हुई ये भी आपको याद रखना है, ये 1976 इंदिरा गांधी जी के टाइम पे जो है हुई थी। सो थैंक यू। ये चैप्टर जो है यहीं पे कंप्लीट होता है। चैनल को जो है आप सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को जो है लाइक जरूर कर देना, बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा, ताकि ऐसी वीडियोस जो है आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।